राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार ने प्रश्न बैंक जारी किए हैं अलग अलग विषय के लिए। और आज का जो हम प्रश्न बैंक हल करेंगे वो कक्षा 12 हिंदी साहित्य का प्रश्न बैंक होगा। ये सारे प्रश्न बैंक पाठ्य पुस्तकों के अध्ययन के आधार पर हैं और इसमें लिख रखा है कि से नोट टू पासबुक्स, यानी पासबुक का बच्चे आश्रय नहीं लें। ये प्रश्न बैंक में जो प्रश्न समाहित हैं वो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इस प्रश्न बैंक के प्रश्नों को हमने उत्तर सहित यहाँ उपलब्ध करवाया है। इसलिए यदि आप पहली बार हमारे YouTube चैनल से जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लाभ आपको होने वाला है। प्रत्येक विषय के प्रश्न बैंक को यहाँ सॉल्व करवाया जाएगा। आज के इस प्रश्न बैंक में हिंदी साहित्य में हम अभिव्यक्ति और माध्यम के सारे प्रश्न वन शॉट क्लास में देखने वाले हैं। अभिव्यक्ति और माध्यम जो पुस्तक है उस पुस्तक में से कैसे प्रश्न आपके शामिल किए जाएंगे। सबसे पहले आपको ये समझ लेना जरूरी है कि अभिव्यक्ति और माध्यम में से हिंदी साहित्य में 10 अंक के प्रश्न शामिल किए जाएंगे। उन 10 अंक के प्रश्नों को पहले देख लेते हैं कि किस किस प्रकार के वो प्रश्न होंगे। अब वो 10 प्रश्न कौन से होंगे, देखिए 4 प्रश्न तो होंगे बहुचयनात्मक यानी MCQ प्रश्न, जो एक प्रश्न 1 अंक का होगा, कुल 4 अंक के हो जाएंगे। लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे 3, हर प्रश्न 2 नंबर का होगा, 6 अंक के हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये 10 नंबर आपके अभिव्यक्ति और माध्यम के बैठ रहे हैं। आपके जो चैप्टर लगा रखे हैं 4, 5, 6, 7, 8, जिसमें देखिए पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप लेखन प्रक्रिया में से 4 अंक के प्रश्न होंगे। इसमें 2 तो MCQ होंगे, 1 बड़ा प्रश्न होगा लघुत्तरात्मक जो 2 अंक का होगा। विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार ये 3 अंक का चैप्टर है। 1 MCQ प्रश्न होगा 1 अंक का और 1 प्रश्न लघुत्तरात्मक होगा 2 अंक का। 6, 7, 8 तीनों पार्ट में कैसे बनती है कविता, नाटक लिखने का व्याकरण और कैसे लिखे कहानी, इसमें से 3 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। 1 MCQ होगा 1 नंबर का और 1 लघुत्तरात्मक प्रश्न होगा 2 नंबर का। इस प्रकार आपके 4 नंबर के तो MCQ हो जाएंगे और 6 नंबर के आपके 3 लघुत्तरात्मक प्रश्न हो जाएंगे। कुल 10 अंक की ये अभिव्यक्ति और माध्यम 12वीं हिंदी साहित्य के लिए किताब है। अब यहाँ अपन इस पूरे 10 नंबर का वन शॉट देखेंगे। वन शॉट इसकी क्लास होगी जिसमें MCQ भी हम देखेंगे, लघुत्तरात्मक प्रश्न भी देखेंगे जो इस प्रश्न बैंक में बता रखे हैं। सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेते हैं। जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने आने हैं, 4 प्रश्न आने हैं और 4 अंक के आने हैं। एक नाटक के मुख्यतः कितने अंक होते हैं, एक नाटक के मुख्यतः 3 अंक होते हैं। ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही है। किसी भी विशेष स्थिति का अनुकरण क्या कहलाता है, जब हम किसी विशेष स्थिति का अनुकरण करते हैं तो हम कहते हैं कि नाटक कर रहा है, नाटक कहलाता है। कविता का जन्म किस रूप में हुआ, कविता का जन्म वाचिक रूप में हुआ, ए वाला सही है। कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण क्या है, कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण शब्द है, शब्द को पहला उपकरण माना गया है, स वाला ऑप्शन सही है। कविता की आंतरिक लय किसे बताया गया है, कविता की आंतरिक लय बिंब और छंद को बताया गया, द वाला ऑप्शन सही है। कविता को इंद्रियों से पकड़ने में सहायक कौन होते हैं, कविता को इंद्रियों से पकड़ने में सहायक बिंब और छंद होते हैं। सुमित्रा नंदन पंत ने कविता के लिए किस तरह की भाषा पर बल दिया, सुमित्रा नंदन पंत ने चित्रात्मक भाषा पर बल दिया, स वाला ऑप्शन सही है।
कविता के घटक किससे परिचालित होते हैं? कविता के जो घटक हैं वो परिवेश और संदर्भ से परिचालित होते हैं। द वाला ऑप्शन सही है। नाटक लिखते समय नाटककार को नाटक की किस मूल विशेषता को ध्यान रखना चाहिए? जो मूल विशेषता है वो है समय का बंधन। समय के बंधन को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। ब वाला ऑप्शन सही है। नाटक के प्रत्येक अंक की कम से कम कितनी अवधि होनी चाहिए? नाटक की जो अवधि है एक अंक की वो कम से कम 48 मिनट होनी चाहिए। ब वाला ऑप्शन सही है। साहित्य की सभी विधाओं में नाटक के सबसे ज़्यादा निकट कौन सी रचना है? तो नाटक में भी किसका महत्व है? शब्द का। और कविता में भी किसका महत्व है? शब्द का। इसलिए सबसे ज़्यादा जो निकट इसके रचना है वो कविता है। द वाला ऑप्शन सही है। नाटक का सबसे जरूरी व सशक्त माध्यम कौन सा होता है? नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम होता है संवाद। द वाला ऑप्शन सही है। साहित्य की सभी विधाओं में जीवंत माध्यम कौन सा है? जीवंत माध्यम यानी जो सजीव की तरह है वो नाटक है, क्योंकि इसको अभिनय के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। स वाला ऑप्शन सही है। 14वां प्रश्न देखिए, साहित्य की सभी विधाओं में से कौन सी विधा वर्तमान काल में घटित होती है? तो जो नाटक है, नाटक के सारे संवाद वर्तमान काल में घटित होते हैं, वर्तमान काल में ही उसको प्रस्तुत किया जाता है। तो चाहे वो नाटक की विषय वस्तु किसी भी काल की हो, लेकिन उसको घटित तो वर्तमान काल में होना होता है। कहानी का केंद्रीय बिंदु किसे माना गया है? कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक को माना गया है। स वाला ऑप्शन सही है। कहानी को रोचक बनाने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? कहानी को अगर आपको रोचक बनाना है तो उस कहानी में द्वंद्व का होना बहुत आवश्यक है। ए वाला ऑप्शन सही है। कहानी को गति प्रदान करने वाला तत्व कौन सा है? कहानी को आगे बढ़ाने के लिए संवाद जरूरी है, संवाद ही कहानी को गति प्रदान करता है। ब वाला ऑप्शन सही है। कथानक को आगे बढ़ाने का काम कौन करता है? कथानक को आगे बढ़ाने का काम द्वंद्व करता है। द्वंद्व का कथानक में बहुत बड़ा योगदान होता है। कविता की संरचना का मूल तत्व कौन सा है? तो कविता की जो संरचना है उसका मूल तत्व है संवेदना। कविता में संवेदना होती है और राग तत्व होता है। जनसंचार के माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? जनसंचार के माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम प्रिंट माध्यम है। ये प्रिंट जो माध्यम है जिसमें आपके न्यूज़पेपर आ जाते हैं, यानी अखबार, पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें, ये सब प्रिंट माध्यम में आती है। तो जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम अखबार है, प्रिंट माध्यम है। समाचार की शुरुआत में कौन से 2 ककार होने चाहिए? जब हम समाचार शुरू करेंगे उल्टा पिरामिड शैली में तो कौन से 2 ककार होने चाहिए? 6 ककार में से क्या और कौन वाला जो ककार है ये सबसे पहले होने चाहिए? पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं। जो पत्रकार समाचार लिखते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर। समाचार लेखन में कितने ककार होते हैं? समाचार लेखन के 6 ककार हैं। अगर आपको उल्टा पिरामिड शैली में समाचार लिखने हैं तो आपको 6 ककारों का पालन करना होगा, 6 प्रश्नों के जवाब देने होंगे। समाचार को कितने भागों में बांटा गया है? समाचार को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, क्योंकि जो उल्टा पिरामिड शैली है उसके 3 भाग होते हैं। उल्टा पिरामिड शैली के कितने भाग हैं? 3 भाग, इंट्रो, बॉडी और समापन। उल्टा पिरामिड शैली निम्न में से किस सृजनात्मक लेखन में उपयोगी है? किसमें उपयोगी है? वो समाचार लेखन में उपयोगी है, क्योंकि ये शैली समाचार लेखन के लिए उपयोग में लाई जाती है। सुव्यवस्थित, सृजनात्मक, आत्मनिष्ठ लेखन क्या कहलाता है? ये लेखन कहलाता है फीचर। द वाला ऑप्शन सही है। खालिस्तान एक मनोरंजक एवं सूचनात्मक लेखन है, जो मनोरंजन भी करता है, सूचना भी देता है। ऐसा लेखन कौन सा है? ऐसा लेखन है आपका फीचर। ए वाला ऑप्शन सही है। विशेष रिपोर्ट कितने प्रकार की होती है? विशेष रिपोर्ट आपके 4 प्रकार की होती है। ब वाला ऑप्शन सही है। 29वां प्रश्न देखिए,
आमतौर पर भ्रष्टाचार या अनियमितताओं को उजागर करने वाली रिपोर्ट कौन सी होती है? तो ये जो रिपोर्ट होती है ये खोजी रिपोर्ट कहलाती है। स वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अखबार में जनमत को प्रकट करने वाला माध्यम कौन सा है? जो जनमत को प्रकट करता है, लोगों के यानी पाठकों के विचारों को अवगत करवाता है। तो जो पाठक संपादक के नाम पत्र लिखते हैं वो आपको जनमत को प्रकट करता है। एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता में कौन कौन से गुण होने चाहिए? धैर्य भी होना चाहिए, कूटनीति भी होनी चाहिए, संवेदनशीलता भी होनी चाहिए। द वाला ऑप्शन सही है, सभी गुण होने चाहिए। संवाददाताओं के बीच उनकी दिलचस्पी और ज्ञान के आधार पर जो काम का विभाजन किया जाता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है बीट। ब वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तथ्यों की खोज व विश्लेषण पर जोर किस माध्यम में दिया जाता है? जब हम तथ्यों को खोजते हैं, विश्लेषण करते हैं, ऐसा काम किया जाता है विशेष रिपोर्ट में। स वाला ऑप्शन सही है। और विशेष रिपोर्ट के 4 प्रकार हैं। अच्छे लेखन के लिए आवश्यक नहीं है, अच्छे लेखन के लिए क्या आवश्यक नहीं है? आम बोलचाल की भाषा आवश्यक है, लेखन में कसावट होना भी आवश्यक है, लेखन में विविधता होना भी आवश्यक है, वाक्यों की जटिलता ये आवश्यक नहीं है। तो स वाला ऑप्शन इसमें सही है। हालांकि इस प्रश्न बैंक की जो आंसर की है उसमें ये उत्तर गलत दे रखा, आप इसको सही कर लें। पत्रकारीय लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप कौन सा है? पत्रकारीय लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप है समाचार। किस रिपोर्ट में सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध तथ्यों, सूचनाओं और आंकड़ों की गहरी छानबीन की जाती है? तो जो वो रिपोर्ट है वो कहलाती इन डेप्थ रिपोर्ट। गहराई में जाकर के हम छानबीन करते हैं। तो रिपोर्ट 4 प्रकार की होती है। देखिए, खोजी रिपोर्ट हो गई, इन डेप्थ हो गई, विवरणात्मक, विश्लेषणात्मक, जिसमें से इन डेप्थ रिपोर्ट में हम आंकड़ों की छानबीन करेंगे। अखबार की आवाज़ किसे माना जाता है? जो संपादकीय होता है उसको अखबार की आवाज़ माना जाता है। स वाला ऑप्शन सही है। आमतौर विचारपरक लेख अखबार के किस पृष्ठ पर प्रकाशित होते हैं? जो विचारपरक लेख है वो कौन से पृष्ठ पर प्रकाशित होते हैं? तो ये आपके जहाँ पर संपादकीय पृष्ठ होता है वहीं पर ये विचारपरक लेख भी प्रकाशित होते हैं। द वाला ऑप्शन सही है। और विचारपरक कौन सा लेख नहीं है? 4 लेख दे रखे हैं जिसमें से विचारपरक कौन सा नहीं है? देखो, संपादकीय है, लेख भी है, टिप्पणी भी है, लेकिन फीचर नहीं है। ए वाला ऑप्शन सही है। फीचर भी नहीं है, समाचार भी विचारपरक लेख में नहीं आता है। तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे जिसके देखो ये यहाँ उत्तरमाला भी दे रखी है, आप यहाँ से भी अपनी तैयारी को देख सकते हैं। अब लघुत्तरात्मक प्रश्न देखिए, मैंने पहले ही बता दिया आपको कि 3 लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, कुल 6 अंक के आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो लघुत्तरात्मक प्रश्न यहाँ देखिए 47 दिए हैं। कितने दिए हैं? ये 47 लघुत्तरात्मक प्रश्न है, इन्हीं के उत्तर हम देख रहे हैं। इन सारे प्रश्नों को वापस सुन लीजिए। 47 ही प्रश्नों के उत्तर मैंने लिखित रूप में यहाँ उपलब्ध करवा दिए हैं, जो आप देख सकते हैं। यही प्रश्न है। पहला प्रश्न है जो प्रश्न बैंक है, प्रश्न बैंक के लघुत्तरात्मक प्रश्नों को हम देख रहे हैं। प्रश्न बैंक जो है उसके लघुत्तरात्मक प्रश्न हम देख रहे हैं। पहला कि बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में क्या अंतर है? बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में यह अंतर है कि बीट रिपोर्टिंग के लिए संवाददाता को अपनी बीट से जुड़ी सामान्य खबरें अपनी जानकारी और दिलचस्पी के अनुसार लिखनी होती है, जबकि विशेषीकृत रिपोर्टिंग में सामान्य खबरों से आगे बढ़कर उस विशेष क्षेत्र या विषय से जुड़ी घटनाओं, मुद्दों और समस्याओं का बारीकी से विश्लेषण कर पाठकों के लिए उसका अर्थ स्पष्ट किया जाता है। तो ध्यान दीजिए, विशेषीकृत रिपोर्टिंग में विश्लेषण होगा और जो बीट रिपोर्टिंग है उसमें केवल खबरों की सामान्य जानकारी दी जाएगी। दूसरा प्रश्न देखिए, विशेष लेखन क्या है? संक्षेप में लिखिए। विशेष लेखन यानी तकनीकी रूप से जटिल किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हट करके किया गया लेखन विशेष लेखन है। जैसे खेल का क्षेत्र हो, अर्थ व्यापार का क्षेत्र हो, तो ये विशेष लेखन के अंतर्गत आएंगे।
सामान्य लेखन और विशेष लेखन में क्या अंतर है? तो दोनों में जो बुनियादी अंतर है, बुनियादी फर्क है, वो है तकनीकी शब्दावली का। किसका अंतर है? तकनीकी शब्दावली का। विशेष लेखन की भाषा और शैली कई मामलों में सामान्य लेखन से अलग होती है। यदि आपकी बीट राजनीति है तो आपको किस तरह की तैयारी करनी आवश्यक है? यदि मेरी बीट राजनीति है तो मुझे जिस राजनीतिक पार्टी को कवर करना है उसका इतिहास पता होना चाहिए, उस पार्टी में समय समय पर क्या बदलाव हुए हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, पार्टी में भी वर्तमान में क्या हालात चल रहे हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, उस पार्टी की नीतियां क्या है, उसके सिद्धांत क्या हैं, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए, और उस पार्टी के वर्तमान में पदाधिकारी कौन कौन है, उनकी पृष्ठभूमि क्या क्या है, और पार्टी के अधिवेशन कब कब हुए हैं, उन सब की जानकारी होनी चाहिए यदि मेरी बीट राजनीति है। विशेष लेखन में विशेषज्ञता कैसे हासिल कर सकते हैं? तो सबसे पहले आप जिस भी विषय में विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं उसमें आपकी वास्तविक रुचि होनी चाहिए, और आपको उच्चतर माध्यमिक यानी +2 लेवल पर 11वीं 12वीं में और स्नातक स्तर पर उसी या उससे जुड़े विषय में पढ़ाई करनी चाहिए, और उससे जुड़ी हुई पुस्तकें खूब पढ़नी चाहिए, उससे जुड़े हुए लोगों के साथ आपके संपर्क होने चाहिए। विशेष लेखन की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? विशेष लेखन की भाषा शैली सहज, सरल और समझ में आने वाली होनी चाहिए। विशेष लेखन में 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो आप देख लीजिए, अर्थ व्यापार, खेल, विज्ञान प्रौद्योगिकी, कृषि, विदेश, रक्षा, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, फिल्म, मनोरंजन, अपराध, सामाजिक मुद्दे, कानून, ये सारे क्षेत्र हैं। कोई भी 5 आप लिख सकते हैं। पत्रकारीय लेखन क्या है और पत्रकार कितनी तरह के होते हैं? अखबार या अन्य समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों जैसे संपादकीय, समाचार और फीचर का इस्तेमाल करते हैं। इसे ही पत्रकारीय लेखन कहते हैं। कुल मिला के जो समाचार पत्र है उसके लिए जो भी सूचनाएं इकट्ठी की जाएगी वो सब पत्रकारीय लेखन है। पत्रकार 3 तरह के होते हैं, पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर, जिसे हम स्वतंत्र पत्रकार भी कहते हैं। पूर्णकालिक पत्रकार ये नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होता है किसी समाचार संगठन का। अंशकालिक पत्रकार ये एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाला पत्रकार होता है। और फ्रीलांसर ये स्वतंत्र होता है और भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखता है। संवाददाता या रिपोर्टर किसे कहते हैं? इनकी अखबार में क्या भूमिका होती है? अखबारों में समाचार लिखने वाले पत्रकारों को ही संवाददाता या रिपोर्टर कहते हैं। ये अखबार समाचार एजेंसी के लिए समाचार एकत्र करने का काम करते हैं। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार कैसे लिखे जाते हैं, समझाइए। तो पत्रकारीय लेखन में समाचार लिखने की सबसे लोकप्रिय, उपयोगी और बुनियादी शैली कौन सी है? उल्टा पिरामिड शैली। इसके 3 भाग हैं, इंट्रो, बॉडी और समापन। इसमें क्लाइमैक्स बिल्कुल आखिर में नहीं होता है। किसी भी घटना, समस्या या विचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचनाओं को सबसे ऊपर इंट्रो में रखा जाता है। इंट्रो में प्रारंभिक 4 ककार होते हैं, क्या, कब, कौन और कहाँ। इनमें तथ्यों का समावेश होता है। और इंट्रो के बाद बॉडी और समापन वाले भाग में 2 ककार होते हैं जो विवरणात्मक होते हैं, क्यों और कैसे। इनके द्वारा सूचना दी जाती है। देखो यहाँ चित्र के द्वारा समझा रखा है। ये पहला उल्टा पिरामिड शैली का भाग है इंट्रो, ये दूसरा भाग है बॉडी, और ये तीसरा भाग है समापन। समाचार लेखन के कितने ककार हैं, नाम लिखकर समझाइए। समाचार लिखते हुए 6 ककारों का प्रयोग किया जाता है, कौन, कहाँ, कब, क्या, क्यों और कैसे। समाचार लेखन के सबसे ऊपरी हिस्से अर्थात इंट्रो में प्रारंभिक 4 ककारों क्या, कब, कौन और कहाँ के द्वारा समस्त तथ्यों का समावेश किया जाता है, और 2 ककारों क्यों और कैसे का प्रयोग बॉडी में समापन से पहले होता है। इंट्रो में प्रयुक्त 4 ककार सूचनात्मक होते हैं और
बाद के दो ककार जो है विवरणात्मक, व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक होते हैं। ये देखिए 6 ककार है। क्या पहला वाला, कौन दूसरा, कहाँ तीसरा, कब चौथा, और क्यों पांचवा, और कैसे छठा। फीचर और समाचार लेखन में क्या अंतर है? फीचर और समाचार में मुख्य अंतर यह है कि समाचार लेखन में रिपोर्टर अपने विचार नहीं डाल सकता, जबकि फीचर लेखन में लेखक के पास अपनी राय व्यक्त करने और अपनी भावनाएं जाहिर करने का अवसर होता है। इसलिए तो इसको फीचर को हम आत्मनिष्ठ लेखन कहते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति के विचारों से प्रभावित होता है। समाचार प्रभावित नहीं होते हैं। समाचार लेखन में वस्तुनिष्ठता और तथ्यों की शुद्धता पर बल दिया जाता है, जबकि फीचर लेखन में कल्पना का भी मिश्रण किया जा सकता है। समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है, जबकि फीचर लेखन की कोई शैली तय नहीं है, ये किसी भी शैली में लिखा जा सकता है। फीचर लेखन की भाषा सरल, रूपात्मक और आकर्षक होती है, मन को छूने वाली होती है, और जबकि समाचारों की भाषा सपाट बयानी वाली होती है, तथ्यों का उसमें महत्व होता है। फीचर क्या है? फीचर की भाषा शैली कैसी होती है? सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन जो होता है वो फीचर कहलाता है। फीचर की भाषा शैली सरल, आकर्षक और मनोरंजक होती है। फीचर में शब्दों की कोई सीमा नहीं होती है। ये 250 से लेकर के 2000 शब्दों तक फीचर लिखे जा सकते हैं। फीचर लेखन की प्रक्रिया समझाइए। आप फीचर लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले ये तय करना चाहिए कि हमें किस तरह का फीचर लिखना है, क्योंकि फीचर के बहुत सारे प्रकार हैं। उन प्रकारों में से हमें एक व्यक्तिपरक फीचर लिखना है, समाचार फीचर लिखना है, कैसा फीचर लिखना है वो पहले तय करें। फिर फीचर का उद्देश्य तय करना चाहिए। अपने दर्शकों की उम्र, स्थिति, रवैया, संस्कृति, जीवनशैली और भाषा पर भी ध्यान देना चाहिए कि उस फीचर को पढ़ने वाले या देखने वाले दर्शक, पाठक कौन कौन से होंगे। फीचर के लिए शोध, साक्षात्कार और यात्रा के द्वारा सामग्री जुटानी चाहिए। फीचर को सजीव बनाने के लिए उस विषय से जुड़े लोगों यानी पात्रों की मौजूदगी जरूरी है। फीचर का प्रारंभ आकर्षक और उत्सुकता पैदा करने वाला होना चाहिए। पूरे फीचर में समग्रता होनी चाहिए तथा तारतम्यता भी उसमें होनी चाहिए। फीचर लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? फीचर को सजीव बनाने के लिए उस विषय से जुड़े लोगों यानी पात्रों की मौजूदगी जरूरी है, और जो फीचर के पात्र हैं वो उस विषय के विभिन्न पहलुओं को वो खुद अपने माध्यम से सामने लाएंगे। फीचर में कहानी को बताने का अंदाज ऐसा हो कि आपके पाठक ये महसूस करें कि वह खुद देख और सुन रहे हैं। बोरियत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फीचर मनोरंजक होता है और सूचनात्मक होता है। फीचर को आकर्षक बनाने के लिए आप फोटो, रेखांकन और ग्राफिक्स का प्रयोग कर सकते हैं। विशेष रिपोर्ट किसे कहते हैं और इसके कौन कौन से प्रकार हैं? समाचार पत्र में समाचारों के अलावा गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर प्रकाशित होने वाली रिपोर्ट विशेष रिपोर्ट कहलाती है। और 4 प्रकार की होती है ये: खोजी, इनडेप्थ, विश्लेषणात्मक और विवरणात्मक। अखबार की अपनी आवाज़ किसे माना जाता है और क्यों? संपादकीय लेखन को अखबार की अपनी आवाज़ माना जाता है, क्योंकि संपादकीय के जरिए अखबार किसी घटना पर, समस्या पर, मुद्दे पर अपनी राय प्रकट करता है, इसलिए ये अखबार की आवाज़ कहलाता है। स्तंभ लेखन से क्या आशय है? स्तंभ लेखन एक प्रकार का विचारपरक लेखन है, जिसमें किसी संवेदनशील विषय पर किसी लेखक द्वारा विशिष्ट शैली में गहराई से विचार व्यक्त किए जाते हैं। किसी भी लेखक की लोकप्रियता को देखकर समाचार पत्र उन्हें अपने पत्र में नियमित स्तंभ लिखने की जिम्मेदारी सौंप देते हैं। स्तंभ का विषय चुनने और उसमें विचार व्यक्त करने की लेखक को पूरी आज़ादी होती है। स्तंभ में लेखक के विचार अभिव्यक्त होते हैं। जो लेखक होता है वो अपने विचार वहाँ व्यक्त कर सकता है। संपादक के नाम पत्र जनमत को प्रतिबिंबित करता है। कैसे? संपादक के नाम पत्र पाठक का अपना स्तंभ होता है, अर्थात जो अखबार पढ़ रहा है, या यूं कह सकते हैं जो जनता का ये कॉलम होता है, जनता अपनी राय व्यक्त करती है,
जिसके जरिए अखबार के पाठक विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करते हैं और जन समस्याओं को उठाते हैं, इसलिए ये जनमत को प्रतिबिंबित करता है। साक्षात्कार क्या है? एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता में कौन कौन से गुण होने चाहिए? एक पत्रकार जब किसी अन्य व्यक्ति से तथ्य, उसकी राय और भावनाएं जानने के लिए सवाल पूछता है तो उसे साक्षात्कार कहते हैं। इंटरव्यू, किसी से वो प्रश्न पूछता है जिसमें तथ्य जाने जाते हैं, राय जानी जाती है, उसकी भावनाएं जानी जाती है, साक्षात्कार कहलाता है। एक अच्छे साक्षात्कार के लिए आप में अच्छे ज्ञान के साथ साथ संवेदनशीलता का गुण होने चाहिए, कूटनीति का गुण होना चाहिए, धैर्य और साहस जैसे गुण होने चाहिए। एक अच्छे साक्षात्कार के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है? सबसे पहले तो साक्षात्कार के विषय की पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। जिस टॉपिक पर आप इंटरव्यू लेने जा रहे हैं उस विषय के बारे में जानकारी होनी चाहिए पूरी। इसके अलावा बातें निकलवाने की कला, वाक्पटुता, भाषा पर अधिकार, नम्रता का गुण, सुनने का धैर्य, व्यवहार कुशलता भी आप में होनी चाहिए। साक्षात्कार को यदि रिकॉर्ड करना संभव न हो तो उसे नोट्स के रूप में लिखते रहना चाहिए। साक्षात्कारकर्ता को अपनी बात सीधी एवं स्पष्ट शब्दों में करनी चाहिए और ये जो साक्षात्कार का जो विषय है उसी पर केंद्रित रखना चाहिए, यानी विषयांतर नहीं होना चाहिए, तो साक्षात्कार प्रभावी बन जाता है। कविता की आंतरिक लय किसे कहते हैं और क्यों? कविता की आंतरिक लय छंद को कहा है। किसको कहा है? छंद को। कविता में गेयता का गुण लय के माध्यम से आता है। कविता के आनंद के लिए रिदम और लय होना आवश्यक है। मुक्त छंद की कविता लिखने के लिए भी अर्थ की लय का निर्वाह जरूरी है। कवि को भाषा के संगीत की पहचान होनी चाहिए। छंद से आशय मात्रा गणना नहीं है बल्कि संगीतात्मकता और लयात्मकता है। केवल छंद में हम मात्रा गण ले जैसे दोहा चौपाई में, ऐसा नहीं है। संगीतात्मकता का गुण होना चाहिए, लयात्मकता का गुण होना चाहिए। कविता में अर्थ का अपना भीतरी छंद निरंतर मौजूद रहना चाहिए। कविता का मूल तत्व संवेदना को क्यों माना गया है? बाह्य जो संवेदनाएं होती है मन के स्तर पर बिंब के रूप में बदल जाते हैं। इमेज, अंग्रेजी में बिंब को क्या कहते हैं? इमेज। बिंब और छंद कविता को इंद्रियों से पकड़ने में सहायक होते हैं। कुछ विशेष शब्दों को सुनकर अपने आप ही मन के भीतर कुछ चित्र उभरते हैं। ये स्मृति चित्र ही शब्दों के सारे कविता का बिंब निर्मित करते हैं। इन बिंबों के प्रयोग से ही कविता आसानी से समझ में आने योग्य बनती है। अगर संवेदना नहीं होगी तो बिंब नहीं बनेंगे, बिंब नहीं बनेंगे तो हम कविता का रसास्वादन नहीं कर पाएंगे। कविता में शब्दों के महत्व पर प्रकाश डालिए। कविता की अनजानी दुनिया का पहला उपकरण है शब्द। पहला उपकरण कौन सा है? शब्द। शब्दों से मेलजोल कविता की पहली शर्त है। शब्दों से खेलना, शब्दों को जोड़ना, शब्दों के अंदर छिपे अर्थ को समझना। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, उन्हें जानना, शब्दों से जुड़ना कविता की दुनिया में प्रवेश करना है। शब्दों के खेल से शुरू हुई कविता की रचना की कहानी शब्दों की व्यवस्था तक पहुंचती है। पहले शब्द होंगे, फिर शब्दों की व्यवस्था, या जो कवि होगा वो शब्दों को व्यवस्थित करेगा। एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, भाव के अनुसार शब्दों का चयन कविता में बहुत ही आवश्यक है। हम शब्द की जगह उसका पर्यायवाची नहीं रख सकते। पर्यायवाची रखने से कविता का जो अर्थ है वो समाप्त हो जाता है। सुमित्रा नंदन पंत ने कविता के लिए चित्र भाषा पर बल क्यों दिया है? चित्रों या बिंबों का प्रभाव मन पर अधिक पड़ता है। दृश्य बिंब अधिक बोधगम्य होते हैं क्योंकि देखी हुई हर चीज हमें प्रभावित करती है। कविता की रचना करते समय सर्वप्रथम दृश्य और श्रव्य बिंबों की संभावना तलाशनी चाहिए। ये बिंब सभी को आकृष्ट करते हैं। हमारी सारी ज्ञानेंद्रियां इसलिए ही है कि हम संसार को भली भांति समझ सके। पांचों ज्ञानेंद्रियों से 5 बिंब बनते हैं, जैसे नेत्रों से दृश्य बिंब, कानों से श्रव्य बिंब, त्वचा से स्पर्श बिंब, नासिका से घ्राण बिंब और जीभ से स्वाद्य बिंब। इन बिंबों के प्रयोग से ही कविता आसानी से समझ में आने वाली बनती। छंद या आंतरिक लय को कविता का अनिवार्य तत्व क्यों कहा गया है? कविता में गेयता का गुण लय के माध्यम से आता है। कविता के आनंद के लिए रिदम लय होनी जरूरी है। मुक्त छंद की कविता लिखने के लिए भी अर्थ की लय का निर्वाह जरूरी है। कवि को भाषा के संगीत की पहचान होनी चाहिए।
छंद से आशय मात्रा गणना नहीं है, बल्कि संगीतात्मकता और लयात्मकता से भी है। कविता में अर्थ का अपना भीतरी छंद निरंतर मौजूद रहना चाहिए। एक नाटक में संपूर्णता कब आती है? एक नाटक अपने लिखित रूप में सिर्फ एक आयामी होता है, अधूरा होता है। अगर हम केवल नाटक को लिख दें और उसको मंच पर प्ले नहीं करें तो अधूरा होता है। जब उस नाटक का मंचन हमारे सामने होता है तब जाकर के उसमें संपूर्णता आती है। अर्थात रंगमंच पर जब हम उस नाटक को प्रस्तुत करेंगे उसके बाद ही वो नाटक पूर्ण कहलाएगा, बाकी अधूरा रहेगा। नाटक में समय के बंधन का क्या महत्व है? समय का बंधन नाटक की मूल विशेषता है जो नाटक की रचना पर पूरा असर डालता है। एक नाटक को शुरू से लेकर अंत तक एक निश्चित समय सीमा में पूरा होना होता है। यानी जो नाटक है उसकी एक अवधि है, उस अवधि में उसको पूरा होना होता है। नाटक का कथ्य भूतकाल का हो चाहे भविष्य काल का हो, फिर भी नाटककार को उसे वर्तमान काल में ही संयोजित करना होता है। नाटक के मंच निर्देश हमेशा वर्तमान काल में ही लिखे जाते हैं, चाहे काल कोई भी हो। नाटक को एक विशेष समय में एक विशेष स्थान पर वर्तमान काल में घटित होना होता है। एक नाटक में 3 अंक होते हैं। भरत के नाट्यशास्त्र के अनुसार नाटक के प्रत्येक अंक की अवधि कम से कम 48 मिनट होनी चाहिए। एक नाटक में कथ्य क्यों आवश्यक है? एक नाटक के लिए कथ्य बहुत जरूरी होता है। पहले कहानी के रूप को शिल्प अथवा संरचना के भीतर पिरोना होता है। इसके लिए नाटककार को शिल्प या संरचना की समझ और जानकारी होनी चाहिए। नाटक को दृश्य काव्य माना गया है, अतः उसे मंच पर मंचित होना होता है। इसलिए एक नाटककार को कुशल संपादक भी होना चाहिए। एक कुशल संपादक ही घटनाओं और दृश्यों का चुनाव कर उन्हें सही क्रम में रखकर नाटक को शून्य से शिखर की ओर आगे बढ़ाता है। तो ये कथ्य का होना जरूरी है। नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम किसे कहा गया और क्यों? तो सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम है संवाद। संवाद के बिना तो नाटक का काम ही नहीं चल सकता। संवाद से नाटक में गतिशीलता आती, आगे बढ़ता नाटक। अगर संवाद नहीं होंगे तो नाटक आगे कैसे बढ़ेगा? संवाद से ही नाटक के पात्रों के चरित्र का विकास होता है। सहज संवाद दर्शकों के मर्म को छू लेते हैं, अतः नाटक के संवाद सहज, स्वाभाविक और परिवेश के अनुकूल होने चाहिए। संवाद ऐसे होने चाहिए जो दर्शकों को सीधा प्रभावित करे, उनको बांध सके। नाटक में प्रतिरोध आवश्यक क्यों है? नाटक स्वयं में एक जीवंत माध्यम है। कोई भी 2 चरित्र जब आपस में मिलते हैं तो विचारों के आदान प्रदान से टकराहट पैदा होना स्वाभाविक। ये जीवंत माध्यम है और जब 2 आदमी मिलेंगे, 2 पात्र मिलेंगे, 2 चरित्र मिलेंगे तो जरूरी नहीं कि वो एक दूसरे से सहमत हो, तो विचारों का टकराव पैदा होगा ही होगा। वह कभी भी यथास्थिति को स्वीकार कर ही नहीं सकता। इस कारण उसमें अस्वीकार की स्थिति बराबर बनी रहती है। जिस नाटक में असंतुष्टि होगी, छटपटाहट का भाव होगा, प्रतिरोध होगा, अस्वीकार जैसे नकारात्मक तत्व होंगे, उतना ही वो नाटक गहरा और सशक्त साबित होगा। तनाव, उत्सुकता, रहस्य, रोमांच और अंत में उपसंहार जैसे तत्व नाटक के अनिवार्य तत्व हैं। कहानी का केंद्रीय बिंदु किसे माना गया और क्यों? कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक को माना गया है, क्योंकि कथानक कहानी का संक्षिप्त रूप है जिसमें प्रारंभ से अंत तक कहानी की सभी घटनाओं और पात्रों का उल्लेख होता है। एक तरह से कथानक कहानी का एक प्रारंभिक नक्शा होता है जिसमें 10 से 12 पंक्तियों में कहानी की रूपरेखा होती है। कथानक के 3 भाग होते हैं, प्रारंभ, मध्य और अंत। कथानक में द्वंद्व तत्व भी होता है जो द्वंद्व कथानक को आगे बढ़ाता है। कथानक क्या है? कथानक कहानी का संक्षिप्त रूप है जिसमें प्रारंभ से अंत तक की कहानी की सभी घटनाओं और पात्रों का उल्लेख होता है। कथानक कहानी का एक प्रारंभिक नक्शा होता है जिसमें 10 से 12 पंक्तियों में कहानी की रूपरेखा होती है। इसके 3 भाग होते हैं, प्रारंभ, मध्य और अंत। कथानक में द्वंद्व तत्व भी होता है जो कहानी को रोचक बनाने में और कथानक को आगे बढ़ाने में मदद करता है। इसलिए कथानक को कहानी का केंद्रीय बिंदु कहते हैं। कहानी में द्वंद्व का महत्व समझाइए। कहानी में द्वंद्व से अभिप्राय किसी की खोज या काम के रास्ते में आने वाली बाधा है। कहानी में 2 विरोधी तत्वों का टकराव ही द्वंद्व कहलाता है।
कथानक या कहानी के बुनियादी तत्वों में द्वंद्व का महत्व सबसे ज़्यादा है। द्वंद्व कहानी को रोचक बनाते हैं और कथानक को आगे बढ़ाता है। द्वंद्व के माध्यम से कहानी के पात्रों के बीच संघर्ष या विरोध होता है, जिससे वे स्थितियों को सुलझाने के लिए प्रेरित होते हैं। कथानक में द्वंद्व जितना उन्नत होगा, कहानी उतनी ही सफल होगी। कहानी में देश, काल और स्थान क्यों महत्वपूर्ण है? कहानी में हर घटना, पात्र और समस्या का अपना देश, काल और स्थान होता है। कथानक का स्वरूप बन जाने के बाद कहानीकार कथानक के देश, काल और स्थान को पूरी तरह समझता है। देश, काल और स्थान कहानी को प्रामाणिक और रोचक बनाने के लिए आवश्यक है। तो देश, काल और स्थान क्यों महत्वपूर्ण है? कहानी को प्रामाणिक और रोचक बनाने के लिए ये जरूरी है। कहानी को प्रामाणिक और रोचक बनाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है? देश, काल और स्थान ही कहानी को प्रामाणिक और रोचक बनाने के लिए आवश्यक होते हैं। कहानी में हर घटना, पात्र और समस्या का अपना देश, काल और स्थान होता है। कथानक का स्वरूप बन जाने के बाद कहानीकार कथानक के देश, काल और स्थान को पूरी तरह से समझता है और उनका उल्लेख करता है। कहानी में चरम उत्कर्ष क्या है? क्लाइमैक्स। कथानक के अनुसार कहानी चरम उत्कर्ष अर्थात क्लाइमैक्स की ओर बढ़ती है। कहानीकार को चरम उत्कर्ष का चित्रण बहुत ध्यानपूर्वक करना चाहिए, क्योंकि अनावश्यक अभिव्यक्ति चरम उत्कर्ष को कम कर सकती है। कहानीकार को उद्देश्य पर ज़्यादा जोर देकर कहानी को भाषण में नहीं बदलना चाहिए। अतः अच्छा चरम उत्कर्ष पाठक को स्वयं सोचने के लिए और लेखक के पक्ष में आने को प्रेरित करता है। वो उसको झकझोर देता है और खुद चिंतन करने के लिए मजबूर कर देता है। ऐसा क्लाइमैक्स होना चाहिए। समाचार लेखन में इंट्रो से क्या आशय है? जो उल्टा पिरामिड शैली हमने पढ़ी, जिसके 3 भाग हैं, पहला भाग क्या है? इंट्रो है। समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली में इंट्रो प्रारंभिक महत्वपूर्ण भाग होता है, जिसमें समाचार का समस्त सूचनात्मक भाग निहित होता है। इंट्रो के बाद का भाग तो मात्र विस्तार के लिए ही होता है। अतः इंट्रो प्रभाव उत्पन्न करने वाला होना चाहिए। इंट्रो में 4 ककारों का प्रयोग किया जाता है: क्या, कब, कौन, कहाँ, और तथ्यों का समावेश किया जाता है। भाषा सहज और प्रभावशाली होनी चाहिए। कविता में परिवेश का क्या महत्व है? कविता का सबसे महत्वपूर्ण तत्व देश, काल और वातावरण अर्थात परिवेश होता है। उसी के अनुरूप कविता के सारे घटक परिचालित होते हैं। भाषा, बिंब, संरचना, छंद आदि का चुनाव किया जाता है। प्राकृतिक परिवेश को चित्रित करने के लिए उसी के अनुरूप भाषा, बिंब और आदि का चुनाव करना आवश्यक होता है। अगर परिवेश गांव का है तो कविता में ग्रामीण जनजीवन वाले तद्भव शब्दों का प्रयोग होगा। तो परिवेश ये बताता है कि हमें कौन सी भाषा प्रयोग में लेनी है, संरचना क्या होगी, बिंब कैसे होंगे, छंदों का कैसे प्रयोग होगा। मीडिया की भाषा में विशेष लेखन क्या है? विशेष लेखन यानी तकनीकी रूप से जटिल किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन विशेष लेखन कहलाता है। और मीडिया की भाषा में डेस्क किसे कहते हैं? समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के अलावा टीवी और रेडियो चैनलों में विशेष लेखन के लिए अलग डेस्क होता है, जिस पर काम करने वाले पत्रकारों का समूह समाचारों का संपादन करके उन्हें छापने योग्य बनाता है। अगर ऐसा स्थान जहां वो समाचार इकट्ठे किए जाते हैं और उनको संपादन करके अखबार के लिए छापा जाता है, मतलब क्या चीज़ें छापने योग्य है, वो डेस्क पर बैठ करके ही निर्धारित किया जाता है। खोजी रिपोर्ट और इनडेप्थ रिपोर्ट में क्या अंतर है? खोजी रिपोर्ट में रिपोर्टर मौलिक शोध और छानबीन के जरिए ऐसी सूचनाएं तथा तथ्य सामने लाता है जो सार्वजनिक तौर पर पहले उपलब्ध नहीं थी। खोजी का मतलब ही खोज करना, जो पहले नहीं है, जो तथ्य पहले नहीं है, जो सूचनाएं पहले नहीं है, उनको सामने लाता है। खोजी रिपोर्ट का इस्तेमाल आमतौर पर भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों को उजागर करने के लिए किया जाता है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करना है, गड़बड़ घोटाला हो रहा है उसको उजागर करना है, तो खोजी रिपोर्ट उसके लिए काम में लेंगे। और इनडेप्थ रिपोर्ट में सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध तथ्यों, सूचना और आंकड़ों की गहरी छानबीन की जाती है। आंकड़े इसमें पहले हैं। इनडेप्थ रिपोर्ट में आंकड़े आपके पास पहले हैं। आप उन आंकड़ों की क्या करेंगे?
छानबीन करेंगे गहराई से और उसके आधार पर किसी समस्या और घटना से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को सामने लाएंगे। वो इन डेप्थ रिपोर्ट है। फीचर का उद्देश्य क्या होता है? फीचर का उद्देश्य पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना और उनका मनोरंजन करना होता है। पत्रकारीय लेखन और सृजनात्मक लेखन में क्या अंतर है, या फिर पत्रकारीय लेखन साहित्यिक लेखन से अलग कैसे है? पत्रकारीय लेखन और साहित्यिक लेखन में अंतर है। क्या अंतर है? देखिए, पत्रकारीय लेखन का संबंध तथ्यों से है और सृजनात्मक लेखन का संबंध कल्पना से है। सृजनात्मक लेखन में पहले समझ लीजिए क्या आएगा। सृजनात्मक लेखन में आ जाएगी कविता, कहानी, नाटक, ये सब क्या है? सृजनात्मक लेखन। और जो समाचार अखबार के लिए लिखे जा रहे हैं वो पत्रकारीय लेखन है। तो इन कविता, कहानी, नाटक में कल्पना का मिश्रण कर सकते हैं। समाचार में केवल तथ्य होंगे, फैक्ट। पत्रकारीय लेखन तात्कालिक घटना से जुड़ा है, जबकि सृजनात्मक लेखन अपने पाठकों की रुचि और जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जाता है। इसमें तो न्यूज में तात्कालिक घटनाएं होती है, जबकि कविता, कहानी, नाटक जो सृजनात्मक लेखन है उसमें आप कोई भी घटना किसी भी काल की ले सकते हैं। पत्रकारीय लेखन तात्कालिकता और पाठक की अभिरुचि तथा जरूरतों को ध्यान में रखकर लिखा जाता है, जबकि साहित्यिक लेखन कार्य करने के लिए लेखक को अपनी कल्पनाशीलता के लिए पर्याप्त समय मिलता है और उसे पूरी छूट होती है। कहानी में पात्रों की क्या भूमिका होती है? कहानी में पात्रों का विशेष स्थान होता है। पात्रों के संवाद से ही कथानक आगे बढ़ता है। हर पात्र का अपना स्वरूप, स्वभाव और उद्देश्य होता है। कहानी में पात्र विकसित भी होता है और अपना स्वरूप भी बदलता है। स्वरूप स्पष्ट होने पर कहानीकार आसानी से उनका चरित्र चित्रण कर सकेगा और उनके अनुकूल संवादों को लिख सकेगा। पात्रों का अध्ययन कहानी की एक महत्वपूर्ण और बुनियादी शर्त है। अगर पात्र होंगे तो संवाद होंगे, और संवाद होंगे तो कथानक आगे बढ़ेगा। नाटक साहित्य की अन्य विधाओं से कैसे अलग है? साहित्य की अन्य विधाएं अपने लिखित रूप में एक निश्चित और अंतिम रूप को प्राप्त कर लेती है, वहीं नाटक अपने लिखित रूप में सिर्फ एक आयामी होता है। जब उस नाटक का मंचन होता है तब वह पूर्णता प्राप्त करता है। अन्य विधाएं कौन सी होगी? जैसे देखिए, कहानी हो गई, कविता हो गई, उपन्यास हो गया। नाटक इन सबसे अलग कैसे है? अगर कहानी, कविता, उपन्यास हमने लिख दिया तो वो अंतिम रूप से कंप्लीट हो गया, लेकिन नाटक को लिख देने से वो पूरा पूर्णता प्राप्त नहीं करेगा। उसको जब तक हम मंचन नहीं करेंगे तब तक पूर्णता नहीं आएगी। जहाँ साहित्य की दूसरी विधाएं पढ़ने या सुनने तक सीमित होती है, वहीं नाटक पढ़ने, सुनने के साथ साथ देखा भी जा सकता है, क्योंकि इसको मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। साहित्य की दूसरी विधाओं जैसे कहानी, उपन्यास या फिर कविता को हम पढ़ते या सुनते हुए बीच में रोक सकते हैं और कुछ समय बाद फिर वहीं से शुरू कर सकते हैं, पर नाटक के साथ ऐसा संभव नहीं है। अंतिम प्रश्न, कहानी मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा का भी माध्यम है, कैसे? कहानी मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा का भी माध्यम है, क्योंकि कहानियों में नैतिक संदेश छिपा होता है। कहानियों से हमें नैतिक शिक्षा मिलती है, कहानियों से हमें सामान्य ज्ञान मिलता है, कहानियों से हमें बोलने और तार्किक रूप से सोचने की शिक्षा मिलती है, कहानियों से स्मरण शक्ति का भी विकास होता है, कहानियों से हमें अलग अलग समय काल की दशा और दिशा के बारे में जानकारी मिलती है। इसलिए प्राथमिक शिक्षा के बालकों को कहानी के माध्यम से सिखाया जाता है। तो ये जो प्रश्न बैंक जारी किया था उसमें अभिव्यक्ति और माध्यम के ये प्रश्न जो थे, ये देखिए 47 प्रश्न। इन 47 प्रश्नों को हमने वन शॉट क्लास में देखा है। शीघ्र ही हम जो काव्यांग के जो टॉपिक हैं उनकी वन शॉट क्लास इसी प्रश्न बैंक के अनुसार लेके आएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को शेयर कीजिए।